एवरीवन। आज एक और सवाल बनाते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। मतलब कि एक सवाल का हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो बनाना होगा वो बनाएंगे। तो मतलब कि एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन और हम लोग बनाने वाले हैं। इसके पहले 3 अलग अलग कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, सीखा, लेकिन तीनों अलग अलग थे। उसमें कुछ कुछ आइटम्स बनना तो वही है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, यही बनना है। पर तीनों सवाल में कुछ कुछ अलग अलग आइटम्स लिए गए थे। जैसे पहला जो सवाल था उसमें क्या था, कुछ एसेट को किसी पार्टनर ने ले लिया, कुछ एसेट को कैश में बेचा गया, या कुछ लायबिलिटीज को किसी पार्टनर ने उसका पेमेंट कर दिया और कुछ लायबिलिटी का कैश में पेमेंट किया गया। पहला सवाल इस तरह का था। दूसरा जो एक सवाल था उसमें जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुआ तो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को किसी न किसी पार्टनर ने ले लिया था। और तीसरा जो सवाल बनाया था उसमें पार्टनर का कैपिटल फिक्स था, इसलिए पार्टनर करेंट अकाउंट भी बनाना पड़ा था। और ये चौथा सवाल है, इसमें हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, उसके बारे में समझेंगे। और बाकी वो रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर कैश या बैंक अकाउंट, ये सब तो बनाना ही है। तो पहले देखते हैं हम लोग सवाल। तो सवाल है, ए, बी एंड सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। वो अपने कैपिटल रेशियो में, जो कैपिटल है उस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं। ठीक है। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 कितना हुआ एज फॉलो। 31 मार्च 2022 को उनका ये बैलेंस शीट था। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 57,400, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 15,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 3,000 और कैपिटल था ए का 30,000, बी का 20,000 और सी का 10,000। इस तरह से कैपिटल टोटल फर्म का हो गया 60,000 और ये टोटल लायबिलिटी साइड का 1,35,400। और एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी 43,600, स्टॉक 16,000, इन्वेस्टमेंट 47,600, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो था उसका सरेंडर वैल्यू SV मतलब सरेंडर वैल्यू कितना था 15,000, फर्नीचर 37,000, कैश एट बैंक 9,500। इस तरह से एसेट साइड का भी टोटल हो गया 1,35,400। और आगे द फर्म वाज डिसॉल्व, फर्म का समापन किया गया, समाप्त किया गया फर्म को। ए टू कवर, ए जो एक पार्टनर है, टू कवर इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक एट फॉर ₹40,600। ए ने इन्वेस्टमेंट और स्टॉक को 40,600 रुपए में ले लिया। ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज रियलाइज्ड एट सरेंडर वैल्यू। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी से उसका सरेंडर वैल्यू मिला, उसकी वसूली जो की गई तो उसका सरेंडर वैल्यू मिल गया जितना था। उसका फर्नीचर वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू एंड प्लांट एंड मशीनरी वर रियलाइज्ड 82,040। फर्नीचर को उसके बुक वैल्यू पे बेचा गया, मतलब जो वैल्यू था बैलेंस शीट में उसी वैल्यू पे बेचा गया। और प्लांट एंड मशीनरी को 82,040 82,040 रुपए में बेचा गया। ठीक है। क्रेडिटर्स वेयर पेड इन फुल, क्रेडिटर जो भी था जितना भी था उसे पूरा का पूरा पेमेंट किया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बना रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्या रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जितने भी सारे एसेट्स है बैलेंस शीट में उन्हें उनके बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा, एसेट साइड में क्या सारा बैलेंस रहेगा जिससे कि रिलेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते हैं, तो पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस वगैरह, या फिर कैश और बैंक का बैलेंस, ये रिलेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी से ट्रांसफर करेंगे, सभी जितने भी एसेट हैं उन्हें उनके बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो टू प्लांट एंड मशीनरी
कितने गए भाई 43,600। उसके बाद में स्टॉक, टू स्टॉक कितना 16,000, और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट 47,600, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना 15,000, इसका जो सरेंडर वैल्यू में दिया हुआ है 15,000, और फर्नीचर 3,700, फर्नीचर 3,700 है ना। तो ये सारा एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया गया। अब जितने भी सारे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज हैं उन्हें रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। कौन से लायबिलिटीज? आउटसाइड लायबिलिटीज। अच्छा, क्या सारे जो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में जिन्हें की रिलेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किया जाता है? तो पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, कोई रिजर्व या फंड, इसके अलावा किसी पार्टनर का लोन है तो उसे भी रिलेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किया जाता है। बाकी जो भी सारे आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उन्हें रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो क्या है? क्रेडिटर्स, इसे ट्रांसफर करेंगे बाय क्रेडिटर्स। कितना है? तो 57,400, और उसके बाद में जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट में रिजर्व है, इसे इस तरफ ट्रांसफर किया 15,000। और एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, तो भाई एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है। इसमें जो भी पैसा जमा होगा वो पैसा फर्म, पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉइज का पैसा है, कर्मचारी का पैसा है, इसलिए ये आउटसाइड लायबिलिटी है। ठीक है, बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना? 3,000। ये हो गया। अब हम लोग यहां पे थोड़ा सा जॉइंट लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी के रिजर्व के रिगार्डिंग अलग अलग कंडीशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझ लेते हैं। यहां पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दोनों ही था। तो क्या किया? जॉइंट लाइफ पॉलिसी को इस तरफ दिखाया सरेंडर वैल्यू पे, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को इस तरफ दिखा दिया। पर कहीं सवाल में ऐसा भी मिल सकता है कि केवल जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो उसे क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाएगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर्स के बीच बांटकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया जाएगा। कहीं ऐसा रहेगा केवल जॉइंट लाइफ पॉलिसी रहेगा, सॉरी यहाँ पे केवल जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट साइड में दिया रहेगा, तो उसे उसी तरह यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिखाना है, और उससे जो पैसा रियलाइज होगा उसे क्रेडिट में दिखा देना है। और कहीं ऐसा भी रहेगा सवाल में कि अंदर बैलेंस शीट के अंदर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व कुछ नहीं रहने वाला है, नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी है जिसका सरेंडर वैल्यू इतना मिला, तो उस स्थिति में सीधा क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट जो भी पैसा मिला वो दिखा देंगे। ठीक है ना, जो भी पैसा उसका सरेंडर वैल्यू मिल रहा है, अगर वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, बाहर में नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो ये अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व भी है। तो क्या किया? जॉइंट लाइफ पॉलिसी को इधर दिखा दिया सर, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को इस तरफ दिखा दिया। ठीक है, अब आगे एसेट को इस तरफ ट्रांसफर किया, जितने भी सारे एसेट्स हैं उन्हें उनके बुक वैल्यू पे इस तरफ ट्रांसफर किया, और एसेट को अब जो बेचा जाएगा कैश में या एसेट कोई पार्टनर ले लेगा उसे दिखाएंगे इस तरफ। उसी तरह लायबिलिटीज को इस तरफ ट्रांसफर किया, और अब लायबिलिटीज का जो पेमेंट किया जाएगा या लायबिलिटी को जो कोई पार्टनर ले लेगा उसे दिखाएंगे इस तरफ। ठीक है, तो क्या है? A2 कॉमन इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक फॉर ₹40,600। ए जो है इन्वेस्टमेंट और स्टॉक को लिया है कितने में? 40,600 में। तो एसेट को लिया है, तो यहां पे बाय एज कैपिटल अकाउंट क्या क्या लिया है? इन्वेस्टमेंट और स्टॉक को ना, तो इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक 40,000
600 में। उसके बाद में जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज रियलाइज्ड एट सरेंडर वैल्यू। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वसूली हुआ जो उसका सरेंडर वैल्यू था। सरेंडर वैल्यू 15,000 था, वही पैसा वसूल हुआ। तो ये नगर में है तो इसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। क्या? तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसका सरेंडर वैल्यू मिला है, मतलब 15,000 मिला है। आगे है फर्नीचर वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू एंड प्लांट एंड मशीनरी वेयर रियलाइज 82,040। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? बाय बैंक अकाउंट। क्या? तो फर्नीचर को क्या बुक वैल्यू पे बेचा गया, तो बुक वैल्यू क्या था? 3,700, इतने में बेच लिया गया। और प्लांट एंड मशीनरी से, जो प्लांट एंड मशीनरी था उससे वसूल हुआ है, उसे बेचकर 82,040। तो बाय बैंक अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी कितना? 82,040। 82,040 ये वसूल हुआ यहां। अब इस तरफ आते हैं, ये तो एसेट से जो भी पैसा जो वसूल हुआ वो सारा देख लिया। अब आगे है क्रेडिटर्स वेयर पेड इन फुल। क्रेडिटर का पूरा पेमेंट किया गया जो भी उसका निकलता था। तो भाई क्रेडिटर 57,400 है, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स कितना? 57,400। और अब बच गया क्या? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। वो कुछ नहीं लिखा है तो जितना है उतना पेमेंट किया जाएगा। अगर कुछ लिखा रहता तो फिर वो अमाउंट पे किया जाता, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो जितना है वो लायबिलिटी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का उतना पेमेंट किया जाएगा। उसके लिए भी टू बैंक अकाउंट EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना? तो 3,000 ये पेमेंट कर दिया। अब हम लोग निकालेंगे बैलेंस रियलाइजेशन का। अगर क्रेडिट टोटल ज्यादा होता है दैट मींस रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है, जिससे पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। और अगर डेबिट टोटल ज्यादा होता है तो रियलाइजेशन में लॉस हुआ है, तो उस लॉस को भी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो करते हैं टोटल। तो टोटल होगा 2,13,740, 2,13,740। क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा है। अब इसी टोटल को यहां लिख लेंगे 2,13,740। अब 2,13,740 में ये जो डेबिट का टोटल अमाउंट है इसे घटाएंगे, तो घटाकर निकलेगा हमारा रियलाइजेशन का प्रॉफिट। तो 30,440 का रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट सभी पार्टनर्स के बीच ए बी सी के बीच उनके कैपिटल रेशियो, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है यहाँ? इनका कैपिटल रेशियो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो भाई कैपिटल रेशियो क्या है? ए का है 30,000, बी का है 20,000 और सी का है 10,000। तो रेशियो क्या बना? सारा जीरो हटा दिया तो 3:2:1, मतलब 3/6 ए का हिस्सा, 2/6 बी का हिस्सा और 1/6 सी का हिस्सा। तो 30,440 का 3/6 ये प्रॉफिट है। लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन? तो ए, बी और सी। क्या रेशियो में? तो 3/6, 2/6 और 1/6। तो 3/6 होगा 15,220 और 2/6 होगा 10,147, 10,147 पॉइंट आएगा। तो उसके जगह अप्रोक्सीमेट कर लिया इसे, है ना? तो 10,147 और सी के हिस्से 1/6 यानी 5,073। कैलकुलेशन खुद से भी करके देखना है ना। तो ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया गया। अब हम लोग आते हैं, बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी सी, ए बी सी। क्या बना रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो उनका कैपिटल का बैलेंस है उसे क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैलेंस मीटिंग। ए का 30,000, बी का 20,000, तो ठीक से लिखते हैं ना, ए का 30,000, बी का 20,000 और सी का 10,000। ये हो गया कैपिटल का बैलेंस। अब देखना बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऐसा है जो इनके बीच बंटना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो पार्टनर्स के बीच बंटना है। यहाँ पे कोई रिजर्व, कोई फंड, कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, ऐसा कुछ नहीं है जो पार्टनर्स के बीच बंटना है ना। तो हो गया बैलेंस शीट का काम। अब आते हैं रियलाइजेशन में, देखते हैं कोई एसेट किसी पार्टनर ने लिया या कोई लायबिलिटी किसी पार्टनर ने लिया। अगर एसेट पार्टनर ने लिया है तो उसे दिखाएंगे इस तरफ टू रियलाइजेशन, और लायबिलिटी किसी पार्टनर ने लिया है तो उसे इस तरफ दिखाएंगे बाय रियलाइजेशन। ठीक है, तो लायबिलिटी तो किसी पार्टनर ने नहीं लिया है, हाँ एसेट एक पार्टनर ने लिया है। किसने लिया है? ए ने लिया है ना। क्या लिया? इन्वेस्टमेंट और स्टॉक को लिया है। कितने में? 40,600 में। तो यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ए के कॉलम है 40,600। ठीक है, और फिर किसी पार्टनर ने कोई एसेट, कोई लायबिलिटी नहीं लिया। तो ये हो गया। अब रह गया रियलाइजेशन का प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है तो इसे इस तरफ दिखाएंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट ए में 15,220, बी में 10,147 और सी में 5,073। अब इसका करेंगे टोटल हम लोग। क्या है? पार्टनर्स कैपिटल का। अगर जिस पार्टनर का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ज्यादा होगा उसे पार्टनरशिप फर्म पे करेगी, और जिस पार्टनर के कैपिटल का डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा उससे पार्टनरशिप फर्म पैसा लेगी। तो यहां देखकर क्या लग रहा है? सबका जो है क्रेडिट बैलेंस ही ज्यादा होने वाला है, मतलब सभी को पार्टनरशिप फर्म पैसा पे करेगी। तो ए का कितना होगा? 45,220, बी का 30,147 और सी का 15,073। अब यहां करेंगे वही अमाउंट लिख दिया 45,220, 30,147 और 15,073। अब जो बैलेंस निकलेगा वो पैसा पार्टनरशिप फर्म इन तीनों पार्टनर को पे करेंगे, क्योंकि सभी पार्टनर का कैपिटल का क्रेडिट टोटल ज्यादा है। तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ए को कितना पे करेगी? तो क्या करना है? 45,220 में ये 40,600 डिडक्ट किया तो करके आएगा 4,620, और उसके बाद में बी को कितना पे करेगी? 30,147 और सी को 15,073। तो ये बन गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और फाइनली अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो क्या बना रहे हैं हम लोग? बैंक अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, particulars, amounts, particulars, amounts। डेबिट में सबसे पहले जो भी कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस है उसे दिखा देना है। तो कितना है बैंक का बैलेंस? 9,500। तो टू बैलेंस बीडी 9,500। और इसके अलावा जो रुपया आया तो एसेट्स वगैरह को बेचकर जो पैसा आया था
कितना कितना कैसे आया था। तो सबसे पहले एक तो फर्नीचर से उसका बुक वैल्यू रिसीव हुआ था, बुक वैल्यू वसूल हुआ था, तो उसके लिए टू रियलाइजेशन अकाउंट फर्नीचर से क्या वसूल हुआ था, तो बुक वैल्यू 3700 ये पैसा आया था। इसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी से उसका सरेंडर वैल्यू मिला था, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू मिला था ना, कितना था उसका सरेंडर वैल्यू 15,000 ये मिला था, तो ये दिखा दिया 15,000। और फिर प्लांट और मशीनरी को बेचकर कितना आया था 82,040, इसे भी लिख लिया टू रियलाइजेशन अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी कितना 82,040। तो ये पैसा पहले से था जो बैलेंस शीट में था वो, और बाकी जो एसेट्स को बेचकर आया। अब इसका टोटल कर लेंगे तो 1,10,240 रुपये, 1,10,240 रुपये ये पैसा है। और अब पेमेंट करेंगे, है ना। तो पेमेंट क्या और कैसे हुआ था, तो सबसे पहले क्रेडिटर का पेमेंट हुआ था बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर का पूरा जो उसका वैल्यू था वही पेमेंट हुआ था ना, कितना 57,400। और एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड का उसका भी पेमेंट किया गया था, तो उसके लिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना था वो था 3,000, ये पेमेंट हुआ था। और इसके बाद सभी पार्टनर्स को उनका फाइनल पेमेंट किया गया था। तो कैसे कैसे कितना कितना किया गया था, तो ये अभी हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखा, तो ए को किया गया था बाय इस कैपिटल अकाउंट कितना 4,620, और बी को किया गया था बाय बीज कैपिटल अकाउंट, उसे किया गया था 30,147, और सी को सीज कैपिटल अकाउंट सी को पेमेंट किया गया था 15,073, है ना। तो इस तरह से पेमेंट किया गया था। इस तरह का भी टोटल उतना ही होना चाहिए, क्योंकि अब तो कैश या बैंक का बैलेंस बचेगा नहीं, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रहा है, जो भी पैसा है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो इधर का भी टोटल उतना ही होना चाहिए। हाँ, तो 1,10,240 इस तरह का भी टोटल हुआ। तो ये बन गया बैंक अकाउंट। इस तरह एक और कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।